सारथी। दिग्गज और मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। कहा, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा। इनकॉट की होगी समीक्षा बैठक। वाइब्रेंट विलेज का भी करेंगे दौरा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल आरंभ। सीएम ने ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। 25 अक्टूबर को होगा कैलेंडर जारी। केदारनाथ के कपाट बंद होने की तारीख तय। भैया दूज पर 3 नवंबर को बंद होंगे कपाट। अब तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर नहीं चलेगा सोशल मीडिया। सुरक्षा के तौर पर लगाई गई रोक। सचिवालय में बनेगा डेटा सेंटर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां सीएम धामी ने एक्स पर ट्वीट किया है। रतन टाटा के निधन का दुखद समाचार मिला। टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले गए। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निधन पर दुखद समाचार मिलने की बात कही गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां रतन टाटा के निधन को लेकर दुख व्यक्त किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट किया। रतन टाटा के निधन के समाचार को दुखद बताया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रतन टाटा के निधन का दुखद समाचार मिलने की बात कही गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। उनके निधन को लेकर शोक व्यक्त किया गया है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत, ये बड़ी बातें कही हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत, ज्ञान कहते नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देहरादून से खबर। रतन टाटा के निधन के दुखद समाचार की बात मुख्यमंत्री की ओर से अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कही गई। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और ये आयोजन उत्तराखंड डाक परिमंडल के सभागार में किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड जो है वो वहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, है ना। और पहले से ही ये लोगों के बीच में रहता है, कहीं कोई टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो वो पिक्चर पोस्ट कार्ड लेके उसको पोस्ट करते हैं अपना एक मेमोरीज रखने के लिए, यादगारी के लिए। तो हम लोग के पास ये डिमांड आती रही कि आप लोग चाहते हैं कि पिक्चर पोस्ट कार्ड है कि नहीं। तो मैंने आने के बाद फिर हमारे डीपीएस अनुसुईया है, उनसे फिर हमने डिस्कस किया कि लोग को डिमांड है। हमारे गांव के जैसे मैं गई थी वो 4 दुकान, वहाँ पे हमारे एक ब्रांच ऑफिस है, तो उसी से मेरे दिमाग में बात आई कि इतनी सारी जगहें हैं, लोग चाहते भी हैं, तो हम लोग यहाँ के जो सुंदर सुंदर जगहें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज है, संस्कृति तो बहुत ही यहाँ की जो है वो रिच है, तो उसके ऊपर हम लोग समय समय पर हम लोग पोस्ट कार्ड निकाले। तो इस बार हमने जो चमोली पैक्स में भी 8 पोस्ट कार्ड निकाले हैं, पिक्चर पोस्ट कार्ड, जिसमें कि वहाँ के इस क्षेत्र के जो कुछ फूल हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स के कुछ फूल हैं, कुछ ट्रैक के रूट्स हैं जो कि लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में हमने निकाला। खटीमा कोतवाली क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर खटीमा पुलिस ने सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाकर नगर स्थित एक होटल से बंगाल इंजीनियरिंग सेना के आसाम आर्मी कैंप से भागे एक जवान को हिरासत में ले लिया है, जिसके पास से पुलिस ने एक सरकारी राइफल, 60 जिंदा कारतूस व अन्य सामान भी बरामद किया है। और जानकारी की माने तो भागा हुआ जवान बंगाल इंजीनियरिंग सेना का बताया जाता है, जो वर्तमान में आसाम में तैनात था। जवान ड्यूटी के दौरान एक इंसास राइफल व 60 जिंदा कारतूस के साथ भागकर खटीमा पहुंचा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही इसकी सूचना आसाम स्थित आर्मी कैंप को दे दी गई है। आसाम से हमारे पास सूचना आई थी, जिसमें आर्मी से एक व्यक्ति एक वेपन के साथ, एक उनका कर्मचारी था जो वेपन और एम्यूनिशन के साथ वहां से गायब था। तो उसके संबंध में हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना प्राप्त होने के मात्र 2 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने पूरे इसमें कार्रवाई कर ली थी। व्यक्ति को लोकेट किया गया और उस लोकेट करने के बाद उससे जो असलाह था और जो एम्यूनिशन था और बाकी उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, वो सभी सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया। तो क्योंकि उसमें पूर्व से ही आसाम में अभियोग पंजीकृत था एक आईपीसी की सुसंगत धाराओं में, तो हम लोगों ने भी उसमें रिकवरी की और रिकवरी के आधार पर हम लोगों ने भी सुसंगत धाराओं में एक और अभियोग जो है थाना खटीमा में पंजीकृत किया गया था और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें की जाएगी। खबर है देहरादून से, जहां सचिवालय और राजकीय इंटर कॉलेज से कुछ ही दूरी पर राजपुर रोड में खुले अंग्रेजी शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए महिलाओं ने दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है और इस दौरान सुनीता प्रकाश ने कहा कि ट्रेन के आदेश पर बंद कराई गई शराब की दुकानें दोबारा खोलने के विरोध में यह प्रदर्शन है।
अगली खबर है रुड़की से, जहां पर भगवानपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गले में रही की गोली युवक की जांघ और हाथ में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। कपड़े लेने के लिए आते थे रुड़की, तो हम कपड़े लेने आते तो साले चौकी पार होने के बाद वे लड़के पीछे से आए। हमने फिर मैंने देखा, मेरा एक पिछाड़ी में आया मूवी, वो रामपुर का जी, रामपुर के उन्होंने एकदम आपके साथ सामने आपको गाड़ी के दाड़ दाड़ एकदम गोली चलाई हमारे ऊपर। वो इतना हम समझने का मौका भी नहीं मिला, हम तो बचाते, हम तो खुद ही इस तरह हो गए, गोली दाड़ दाड़ चली आगे तो, और मैं मारते जी एकदम भाग गए सारे। देखिए हमारे पास आज एक मरीज है जिनका नाम है नदीम, जिनको कि पुलिस द्वारा लाया गया है और संभवतः जो ये बता रहे हैं कि इनके साथ में गोली का केस है। ये इनको किसी ने फायर आर्म इंजरी करी है। हमने इनका इलाज करा है, प्राथमिकी दी है इनको। इनके हाथ में घाव थे और इनके जांघ पे घाव है, जो कि उल्टी तरफ वाली जांघ जो है वहाँ पर है। इसमें जो मरीज बता रहे हैं कि उनके साथ में फायर आर्म इंजरी करी गई है, जो कि गोली उनके एक हाथ में और एक उनकी जांघ में लगी है। तो हमने प्रथम इनको ट्रीटमेंट कर अभी हमने एक्सरे के लिए भेजा है मरीज को। मरीज के अभी कोई खून और वो सब हमने बंद कर दिया, जो भी ब्लीडिंग था एक्टिव। जो प्राथमिक उपचार देना वो हमने दे दिया। मरीज की हालत अभी स्थिर है। अगली खबर है नैनीताल से, जहां पर कॉलेज छात्रों के द्वारा कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ती देखकर रात साथी छात्रों के द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्रों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है। प्रत्याशी इस बार चुनाव के लिए 3 दिन से धरने में वहाँ बैठे हुए थे। 24 घंटे से ऊपर जो है हमारी भूख हड़ताल हो चुका है, परंतु शासन द्वारा अभी तक कोई भी हमारी मांग सुनी नहीं गई। हम बस उससे इतना ही चाहते हैं कि चुनाव की तिथि को जल्द निर्धारित किया जाए, जिससे जो है सेमेस्टर पे प्रभाव ना पड़े और छात्र जो है अपने एग्जाम्स टाइम पर दे पाए, परंतु शासन से इतना भी नहीं हो पा रहा है। जब हमने हड़ताल शुरू करी थी तो हम 5 जने थे, जिनमें से अब 3 प्रत्याशी जो है हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। जब हॉस्पिटलाइज हुए थे तो हर प्रत्याशी के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी, उनकी हालत बहुत गंभीर थी। छात्रों की स्थिति नॉर्मल है। जब आए थे तब वो थोड़ा बीपी उनका कम था, तो इसलिए उनको भर्ती कर लिया गया था। ये नॉर्मल जो हाइपोटेंशन में ट्रीट किया जाता है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वही किया जा रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेलों की तिथि घोषित कर दी है। इनका पूरा कार्यक्रम 25 अक्टूबर को प्रस्तावित आईओसी के आम सभा में जारी किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के साथ ही इंटरनेशनल गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आईओसी के अध्यक्ष पीटी उषा से भेंट की है और इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की तिथि सार्वजनिक की गई। खेल की जिम्मेदारी के लिए पीटी उषा का आभार जताते हुए सीएम ने उन्हें बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए आने का न्योता भी दिया है। प्रदेश हित में एक बड़ी खबर आई है और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी, आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व के क्षण होंगे। मैं प्रदेश को इस घोषणा के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश में इस 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को बेहतरीन करके दिखाएंगे और एक ऐतिहासिक आयोजन जो है ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के अपने उत्तराखंड के भाई बहनों और हमारे खिलाड़ियों को कहना चाहती हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तराखंड की सियासत को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले हरियाणा में जीत की उम्मीद लगाकर बैठी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में मिली हार से एक ओर जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मायूसी है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए।
केदारनाथ उपचुनाव से पहले हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की राजनीति में नए सिरे से हार जीत का गुणाभाग शुरू हो गया है। हरियाणा में पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त कांग्रेस को दिन ढलते ढलते हार का एहसास होने लगा। हालांकि कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत को ईवीएम का नतीजा बता रही, लेकिन अपनी कमी कहां रह गई इसको नहीं बता रही। अब भले ही कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन बीजेपी को इसे मोदी और धामी का करिश्मा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा में मिली जीत सरकार के जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों पर मोहर है और जीत का असर उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव पर भी पड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो हरियाणा की जीत है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन तंत्र है उसकी जीत है। कार्यकर्ताओं के कठिन और कठोर परिश्रम की जीत है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत पर विश्वास किया है और नरेंद्र मोदी जी ने यानी 11 वर्षों में ये साबित किया, ये सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम पर विश्वास करती है, काम करके दिखाया है। चाहे रेलवे नेटवर्किंग हो, सड़कों का नेटवर्किंग हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, देश लगातार प्रगति कर रहा है। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का, हरियाणा की जनता भी मोदी जी के संकल्प के साथ में खड़ी हुई है। देखिए, भाजपा के लोग तो मोदी जी और धामी जी का जलवा बताएंगे, लेकिन हरियाणा की जनता आए हुए चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और ही कह रहे हैं। और सीधे सीधे पूरे देश की जनता जान रही है कि हरियाणा से कांग्रेस के हाथों से जीत छीनी गई है। अब वो तंत्र की वहाँ पर जीता है, लोकतंत्र की हार हुई है, ये पूरा देश समझ रहा है। और जहाँ तक केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच काम कर रही है और वहाँ पर भी कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है। अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल ना होता तो लगातार मुख्यमंत्री वहाँ दौरा न कर रहे होते, लगातार वहाँ पर जो है घोषणाएं ना कर रहे होते। 5-5 जो है कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केदारनाथ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि लगातार 7 सालों से केदारनाथ की जनता भी भाजपा के कुशासन को झेल रही है। वहाँ पर युवाओं को आप देख लीजिए, रोजगार नहीं मिला है। जो रोजगार वहाँ के स्थानीय कारोबारी कर रहे थे उस पर भी जो है भाजपा की बुरी नीति की छाया पड़ी है। आपको बता दें कि केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का जुलाई में निधन होने के बाद अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त चुनाव आयोग केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा कर देगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ में चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। साथ ही राज्य की जनता को डबल इंजन की ताकत का एहसास कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में मिली जीत की बधाई देने के साथ ही उत्तराखंड के विकास से संबंधित तमाम जल विद्युत परियोजना को शुरू करने के साथ ही रोपवे कार्यों को शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की जरा पूछेगा ये कौन सी मुलाकात है जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। कुछ हुआ? पिछली बार भी यही प्रपोजल थे, यही प्रस्ताव थे, आज भी यही प्रस्ताव है। कितनी बार प्रधानमंत्री से मिलेंगे? क्यों खाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, ध्यान क्यों भटका रहे हैं? जो भी स्वीकृतियाँ होनी तत्काल होनी चाहिए। वही नाम मैं आज भी देख रहा हूँ जो हाईवेज के हैं, वही जल विद्युत परियोजनाएँ आज भी हैं। कुछ बड़ा मांग के लाओ प्रधानमंत्री जी से। निश्चित रूप से जल विद्युत परियोजनाओं से प्रदेश की कायाकल्प होगी, हाईवेज खड़े होंगे तो अच्छा काम होगा। निश्चित रूप से प्रस्ताव ठीक है, लेकिन उनकी परिणति कब होगी, उनकी स्वीकृति कब मिलेगी? देखिए, ऐसा है कांग्रेस पार्टी की तो मैं कहूँ कि हार के कारण इतनी बौखलाहट है, वो बेचारे पचा ही नहीं पा रहे हैं। अब उनको उल-जुलूल बातें करनी है, निराधार आरोप लगाने हैं। उनको क्या पता कौन सी परियोजनाओं के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। देखिए, जितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी सेंटर गए हैं और हमारी लीडरशिप जब हम जो काम लेके गए हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए हमने बात की है, हमें बढ़ चढ़कर सहयोग मिला है। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी बातें रखी हैं उन पे मोहर लग रही है। और इसी बात का इनको दुख है क्योंकि इनके पास वो विज़न ही नहीं था। ये तो खाली वहाँ पे टिकट मांगने के लिए गए कांग्रेसी, बाकी किसी के लिए नहीं गए, या किसी का टिकट कटवाने के लिए गए। इनके पास 2 ही काम थे दिल्ली जाने के, बाकी इनको कुछ नहीं पता।
देखिए, जितने भी जो और प्रोजेक्ट हैं, खासतौर पर जो बिजली क्षेत्र के प्रोजेक्ट हैं, उसमें आपको बता दें कि उसमें कई जगहों पर या तो वो किसी जो एनजीटी या फिर किसी और समितियों का उसमें अवरोध है, उन्होंने उसका विरोध किया है। तो उनकी बातचीत करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि क्या उनको वहां से क्लियरेंस मिल गया है। अगर मिल गया है तो वो आगे उनको चलाने की बात करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई ऐसे सेंसिटिव प्लेस हैं कि जहां पर उन्होंने बांध योजना शुरू तो कर दी है, बिजली योजना की कार्रवाई कर तो दी है, लेकिन हकीकत में वो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो विकास की तरफ नहीं है। कुल मिलाकर हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव पैदा किया है। निश्चित ही हरियाणा में जीतने से कांग्रेस के लिए केदारनाथ की राह आसान हो सकती थी, लेकिन हरियाणा में मिली कांग्रेस के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा में मिली हार से कांग्रेस पार्टी कोई सबक लेगी? आखिर क्या ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस की हार का कारण रहा? क्या कांग्रेस के उपचुनाव में जीत के दावे हवा हवाई हैं? आखिर जम्मू कश्मीर में धामी और मोदी की जोड़ी कमाल क्यों नहीं दिखा पाई? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।